नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं एक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आ रही है कि कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। क्या अप्रूव कर दिया है कैबिनेट की तरफ से? किसके लिए नोट मिल गया है? वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा बहुत समय से हमारे देश के सामने आता रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन का इसमें एक इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है कि कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैबिनेट ने अप्रूव जो किया है वन नेशन वन इलेक्शन, इसके मायने क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है। इसी के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि आखिर वन नेशन वन इलेक्शन की क्यों जरूरत है इंडिया में। साथ ही साथ में इसके प्रोज कॉन्स, इसी के साथ साथ हम इस बारे में भी बात करेंगे कि इस बिल के साथ होगा क्या जब ये पार्लियामेंट में रखा जाएगा। तो बहुत कुछ है जानने के लिए, बहुत ही कम समय में बहुत ही कुछ हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूज में क्या है? न्यूज में है कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल को कैबिनेट का नोट मिल गया है और ये इसी विंटर सीजन में करीब अगले हफ्ते जो है ये बिल पार्लियामेंट में रखा जा सकता है। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है इस बिल की, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद हम जानेंगे इस बिल का भविष्य, कि इसके साथ होने क्या वाला है। अगर हमें थोड़ा सा भी नॉलेज है लोकसभा और राज्यसभा में सीट्स का किस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन फिलहाल में है, तो हम आराम से गैस कर सकते हैं कि इस बिल के साथ होने क्या वाला है। पहले जान लेते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन आखिर है क्या। वन नेशन वन इलेक्शन, अगर मैं आपको सिंपल सा एक भाषा में समझाऊं, एक लेमन टर्म में समझाऊं, तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए सिंगल इलेक्शन। अभी हम क्या देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट काफी जगह और लोकसभा का जो इलेक्शन है वो अलग अलग तरीके से शेड्यूल्ड होता है। और ये इलेक्शन अगर एक साथ हो जाए, लोकसभा का और साथ ही साथ स्टेट्स का, तो इसको हम सिंपल सा बोल सकते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। बार बार इलेक्शन की जरूरत ना पड़े। हालांकि ये कॉन्सेप्ट जो है वो नया नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने सबसे पहली बार 1983 में इसके लिए फर्स्ट प्रपोजल बनाया था। और हम अगर देखें तो बेसिकली ब्रॉडर वे में 1967 तक इंडिया 1967 तक इंडिया में रेगुलर जो साइमल्टेनियस इलेक्शन हुए भी हैं। मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा, केरल वाला यहाँ पे मेंशन नहीं है, उसके बारे में आपको बताता हूं। पहले हम ये जान लेते हैं कि 1968 और 1969 में जब बहुत सारी लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हुई, लोकसभा भी 1970 में समय से पहले ही डिसॉल्व हो गई, उसके बाद से पूरी साइकिल बिगड़ गई और अलग अलग जो है इलेक्शन होने लगे स्टेट और नेशन लेवल में। बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूं तो बैकग्राउंड में हम जान लेते हैं कि 1952 और 1956 का जो इलेक्शन था वो सभी स्टेट्स और लोकसभा का साथ में हुआ था। याद रखिएगा, पहली बार नहीं है कि यहां पे वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है। 1959 में पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने जब आर्टिकल 356 का यूज किया था और केरल की गवर्नमेंट को डिसमिस किया था, उस समय की केरल के गवर्नमेंट को डिसमिस किया था सीपीआई की। तो उस समय जो पहली बार था जो डिस्ट्रप्शन आया था इलेक्शन टाइम में। अगर मैं आज की बात करूं, केरल से हटके आज की 1959 से हटके आज की बात करूं, तो हमारे पास कुछ स्टेट हैं जो लोकसभा से साइमल्टेनियस इलेक्शन होते हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। थर्ड नंबर में अगर बात करूं अरुणाचल प्रदेश, फोर्थ नंबर में अगर बात करूं सिक्किम, फिफ्थ नंबर में बात करूं, ये जो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये चार जो स्टेट हैं इनका ही इलेक्शन लोकसभा के साथ जो है वो साइमल्टेनियस होता है। लोकसभा और इन स्टेट्स में इलेक्शन अभी, ये प्रेजेंट की बात हो गई। चलिए, तो इसके बाद हम जान लेते हैं कि अभी रिसेंट में पहले पार्टीज का स्टैंड जान लेते हैं, उसके बाद हम जानेंगे कि सपोर्ट में क्या बातें हैं वन नेशन वन इलेक्शन के। रिसेंट में जो पार्टी का जो पार्टीज अलग अलग है उनका जो स्टैंड है, देखिए कभी भी इंडिया में जो पार्टीज रही हैं, तो जो डोमिनेंट पार्टी रही है उसने हमेशा ही इसका समर्थन किया है। और जो पार्टीज जो अपोजिशन में रही हैं या रीजनल पार्टीज रही हैं, हमेशा उसने वन नेशन वन इलेक्शन को रिजेक्ट किया है। क्यों किया है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और अभी फिलहाल के हम स्टैंड की बात करें तो बीजेपी जो कि मेजोरिटी के साथ गवर्नमेंट में है पिछले 3 टर्म से। और इसी के साथ साथ इन बीजेपी जो है वो बिल्कुल समर्थन में है। अगर हम कांग्रेस की बात कर लेते हैं तो कांग्रेस की सबसे स्टेटमेंट है इम्प्रैक्टिबल, इम्प्रैक्टिसेबल, मतलब कि जो प्रैक्टिस के उसमें नहीं है, और इसी के साथ साथ अनवर्केबल, मतलब कि ये वर्क नहीं करेगा। अगर हम तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की बात कर लेते हैं तो एक और स्टेप आगे जाके टीएमसी का एक बोल्ड स्टेटमेंट आता है कि ये एंटी डेमोक्रेटिक है। एंटी डेमोक्रेटिक है वन नेशन वन इलेक्शन, ये टीएमसी का स्टैंड है। अगर हम सीपीआई की बात करते हैं तो नॉट फीजिबल और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं इसमें। ये जो है ये बेसिकली ब्रॉडर जो हमारी नेशनल पार्टीज हैं उनका सामने स्टैंड है। ये स्टैंड अगर हमें क्लियर हो जाता है तो हम इसमें समझ पाएंगे कि कितना कॉम्प्लेक्स है इसको इंप्लीमेंट करना।
अगर मैं सपोर्ट की बात करूं, वन नेशन वन इलेक्शन, तो उसमें क्या बेनिफिट्स हैं? सबसे पहले तो गवर्नेंस। देखिए बार बार इलेक्शन करने से होता क्या है कि हमेशा गवर्नमेंट जो है वो कैंपेन के मोड में रहती है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सब हो। तो ये सब जो है पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन में कंसंट्रेट करने की जगह बार बार जो है इलेक्शन में कंसंट्रेट करते हैं, जगह जगह रैलीज करते हैं। तो इस सब के कारण जो है वो गवर्नेंस में दिक्कत आती है, ये खत्म हो जाएगी अगर वन नेशन वन इलेक्शन आता है तो। सेकंड, अगर मैं बात करूं कॉस्ट और रिसोर्सेज की, तो कॉस्ट और रिसोर्सेज में फाइनेंशियल बर्डन जो स्टेट के ऊपर है वो काफी ज्यादा कम होगा। एक डाटा आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, 1951 और 52 का जो इलेक्शन था उसमें करीब 11 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जबकि 2019 के इलेक्शन में करीब 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। तो अगर हम यहां पर वन नेशन वन इलेक्शन से इसको रिप्लेस कर देते हैं, इस तो काफी ज्यादा जो है इलेक्शन ड्यूटीज कम हो जाएंगी, साथ साथ में रिसोर्सेज जो हैं वो कम लगेंगे, बार बार इंप्लीमेंट नहीं करना पड़ेगा, साथ साथ में जो फाइनेंस है उसमें काफी सुधार आएगा। यही नहीं, मैं आपको एक यहाँ पे एडिशनल पॉइंट बताना चाहूंगा नीति आयोग का। नीति आयोग ने 2017 में एक पेपर पब्लिश किया था, उसके अंदर बताया था कि 2009 के इलेक्शन में जो ऑफिशियल खर्च था 2009 के इलेक्शन में, वो करीब 1015 करोड़ रुपए खर्च हुआ था। ऑफिशियल जो खर्च रहा है इलेक्शन कमीशन का, तो हमारे देश में से जो गया है इस इलेक्शन में। साथ साथ अगर 2014 की इलेक्शन की मैं आपको बात करूं तो 2014 में 3817 जो ऑफिशियल जो खर्च हुआ है, ये खर्च हुआ है 2017 में। तो ये एक सॉल्यूशन है वन नेशन वन इलेक्शन, काफी लोग ये बोलते हैं। इससे बचने के लिए पॉलिटिकल करप्शन की अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा फंड रेजिंग होती है पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ इलेक्शन के समय में, ये हम सभी को मालूम है। बिजनेस हाउस जो है वो फंड्स प्रोवाइड करते हैं, इसी के लिए बहुत सारे नियम भी हमने देखे थे, बीच बीच में आते रहे हैं, और इससे बहुत ज्यादा कॉन्स्पिरेंसी भी सामने आती रही है। ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है इसको रिड्यूस करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्शन कम होंगे, कैंपेन कम होंगे, तो ऑब्वियस है कि बिजनेस हाउस से जो पॉलिटिकल करप्शन है वो भी कम होगा। ये भी एक पॉइंट है जो सामने आता है। सिंप्लीफाइड वोटिंग प्रोसेस, एक वोटिंग जो प्रोसेस होगा वो सिंपल होगा, स्ट्रीमलाइन होगा। एक बार वोटर को जाना पड़ेगा 5 साल में इलेक्शन करने के लिए और अपना वोट डालने के लिए, और इससे जो है इलेक्टोरल रोल्स जो है उसको बनाने में भी आसानी होगी। यहां पर ये एक पॉइंट वैलिड होता है। अभी जब हम इसके कौन से या फिर जब नेगेटिव पॉइंट्स जानेंगे, जब हम इसमें भी बात करेंगे कि क्या नेशन का और स्टेट लेवल का और रीजनल लेवल का जो इलेक्शन है वो क्या एक मुद्दे में हो सकता है, क्या रीजनल मुद्दे अलग नहीं हो सकते, क्या नेशनल लेवल के मुद्दे अलग नहीं हो सकते, क्या हमारे यहाँ में लिटरेसी इतनी ज्यादा है कि रीजनल और नेशनल मुद्दे को अलग अलग समझ के एक ही दिन में सेम बूथ में पोल डाल के आए, वो भी डिफरेंट मशीन्स में। इस सब को ध्यान में रखना पड़ेगा अगर हम बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन की। तो इसके बाद वन स्टेबल स्टेट फाइनेंसेस। तो देखिए स्टेट गवर्नमेंट में होता क्या है, उनके ऊपर प्रेशर रहता है पॉपुलर मेजर्स लेने के लिए, जो वोट बैंक ज्यादा है उनके लिए। जैसे कि हमने बहुत सारे इसमें देखा, किसान सम्मान निधि उसमें से एक है। सेकंड जो है हमारा लाडली बहना योजना रिसेंटली जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए है। तो ये पॉलिटिकल मेजर्स हैं, अगर कम इलेक्शन होंगे तो कम बार जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को पॉलिटिकल मेजर्स, ये पॉपुलिस्ट मेजर्स फ्रीवीज कम लेने की जरूरत पड़ेगी, और इससे स्टेट फाइनेंस में होगा। ये कितना वैलिड पॉइंट है नहीं है ये तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे बढ़ते हैं हम चैलेंजेस की तरफ। चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस कॉन्स्टिट्यूशनल हर्डल्स हैं। बीच में गवर्नमेंट अगर कोलैप्स होती है तो फिर कैसे मैनेज होगा वन नेशन वन इलेक्शन? लॉजिस्टिक्स चैलेंजेस हैं बहुत सारे। अगर मैं बात करूं फेडरलिज्म कॉन्सर्न्स की, तो लॉ कमीशन ने भी एक बार ये एक्सप्रेस किया है डाउट कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क अभी है उसके अंदर तो ये होना बहुत मुश्किल है। लॉजिस्टिक इश्यूज पड़ेंगे कि इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहां से आएंगी, इतने सारे लोग कहां से आएंगे जो प्रोसेस को एक साथ देख सकें। डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन की हमेशा बात करते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बोला कि नेशन का एक मुद्दा अलग हो सकता है, लोकल लेवल का मुद्दा अलग हो सकता है, तो ये डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन इसका क्या होगा? सिंगल पार्टी डोमिनेंस बढ़ने का खतरा रहेगा, ये हमने पहले भी बात की। लोकल पार्टीज इसी वजह से इसको सपोर्ट नहीं करते हैं कि सिंगल पार्टी जो है वो डोमिनेंस बढ़ जाएगा, कहीं हम चाइना जैसे ना बन जाएं। इस बात का भी एक यहाँ पे डर है अपोजिशन पार्टीज को। कितना सही है कितना नहीं, डिस्कशन का मुद्दा है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और लोकल और नेशनल इश्यूज में हमें फर्क भी समझाना पड़ेगा, हमने ये थोड़ी देर पहले ही इसके बारे में बात की। इकोनॉमिक और लीगल कंसर्न्स भी इसमें बहुत सारे हैं।
राइट। चलिए, वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड, सबसे बड़ा वे फॉरवर्ड तो ये है कि सभी पार्टीज को एक टेबल में लाना पड़ेगा। एक टेबल में लाने के बाद कंसेंस बनाने पड़ेंगे सभी पॉलिटिकल पार्टीज में, स्टेट गवर्नमेंट्स में, और इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को एक लीगैलिटी देखनी पड़ेगी, कैसे होगा इलेक्शन जो है वो सिंक्रोनाइज्ड कैसे होंगे। बीच में अगर गवर्नमेंट गिर जाती है कहीं पे तो फिर कैसे उसको मैनेज कर पाएंगे हम? क्या हम 5 साल के फिर से इलेक्शन नहीं होंगे? क्या बचे हुए टर्म के बस इलेक्शन होंगे? ये सब वो मुद्दे जो हैं वो बात करने के लिए हैं, इसके बारे में बात होनी चाहिए। राइट। चलिए, पहले भी ऐसा हुआ है कि इलेक्शन करने की कोशिश की गई है, जैसे बिहार, बॉम्बे, मद्रास में 1967। हालांकि बार बार बात वही सामने आई है कि अगर गवर्नमेंट गिर जाती है किसी वजह से तो आगे कैसे कंटिन्यू होगा। ये सब जो है वे फॉरवर्ड है। अभी का मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं कि ये बिल जब पार्लियामेंट में जाएगा तो हम सभी को मालूम है कि लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में भी पास होना जरूरी है, उसके बाद प्रेसिडेंट के एसेंट होने लगना जरूरी है। अब यहां पर अगर राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं है या फिर नहीं किसी वजह से हो पाता है, ये पास हो पाता है, तो हमने ऑलरेडी एक बार बात कर चुकी है पहले वीडियो में, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की, जेपीसी की। इनर जो सोर्स हैं, बीजेपी के भी जो सोर्स हैं, वो भी डायरेक्टली यही बोल रहे हैं कि जैसे भी ये बिल पार्लियामेंट में जाएगा, लोकसभा में जाएगा, कुछ ही मिनटों बाद ये जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर कर दिया जाएगा। साथ ही साथ में बीजेपी जो है इसके लिए कैंपेन चलाएगी, जो आइडिया ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन है इसको लोगों के बीच में लेके जाएगी। वन नेशन वन इलेक्शन क्या सही है क्या नहीं, इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। कुछ भी इसमें अपडेट होता है तो टीम आयोक्सी एजुकेशन आप सभी के सामने सबसे पहले लेकर आएगी। जय हिंद, जय भारत।